पता नहीं क्यों करते हैं यार, अपने हमसायों को भाई सुकून से जी लेने दो। ठीक है, उसी का ही नतीजा है कि आज को हमें भी तंगियां हो रही हैं। भाई ये कारमा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे, कल को आपको उसी में ही गिरना है। ठीक है, ये घूम के वापस आता ही आता है। बलूचिस्तान का क्या हाल हो रहा है वो सभी जानते हैं। ठीक है, हमारे पूरी कंट्री का क्या हाल हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। हेलो। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लोग पाकिस्तान से हैं और हम पाकिस्तान की गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छे कमेंट्स करें, अच्छी सजेशंस दें हमें कि किस वीडियो के ऊपर आपको रिएक्शन चाहिए। बिल्कुल, जो भी वीडियो का आपको रिएक्शन चाहिए उसका लिंक, उसका नाम डिस्क्रिप्शन में भेजें। बिल्कुल। जैसे आज की वीडियो है 26/11 की, एक अफसोसनाक वाकया था। ये उसके ऊपर अपनी नितेश भाई की वीडियो है। और बहुत सी, क्योंकि पिछले दिनों में हमने 4-5 वीडियो नितेश भाई की हैं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी नितेश भाई की वीडियोस की। इसके ऊपर भी 26/11 के ऊपर भी कुछ 8 से 8 कमेंट तो मेरी नज़रों से गुजरे हैं, 8-10 गुजरे हैं, उससे अलावा ही थे, इसके ज़्यादा ही थे। तो एक कमेंट जो सबसे पुराना मेरे पास है वो है जी दिनेश कबावत भाई का, जिन्होंने बोला था कि 26/11 की वीडियो देखें। तो दिनेश भाई, थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें वीडियो दरमियान में भी होती रहेंगी, बाद में भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। चलो देखते हैं। देखिए 26/11 मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किसने इन सारे आतंकियों को इकट्ठा करके कैसे प्लानिंग स्टार्ट करी, ये सारी ट्रेनिंग किस लोकेशन पे फिक्स हुई थी, जब 27 सितंबर को अटैक होना था तो 26/11 की डेट को क्यों शिफ्ट कर दिया गया था, और लास्ट टाइम पे इंडिया के सी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी थी उसको क्यों कम कर दिया गया था। इस पूरे अटैक का जो कोऑर्डिनेटेड प्लान था वो था क्या, वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, मुंबई पहुंचने के बाद 10 में से 2 आतंकी जो थे वो उसी बोट पे क्यों रह गए थे, छोटी से छोटी डिटेल जो कसाब ने कोर्ट में खड़े होकर कंफर्म की है, यूएस ने जो इंटेल शेयर किया है, और इंडिया के अंदर जो चार्जशीट सबमिट हुई थी इस केस से रिलेटेड उसमें जो भी चीजें मेंशन है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको एज इट इज बताऊंगा। तो देखिए ईयर 1971 था और पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कॉलेज था जिसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दल, जिसमें 2 लड़के। ये एक्चुअली जगह का नाम है हसन अब्दाल। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम AA का साउंड यूज नहीं करते। जैसे हसान नाम होगा ना तो उसको HASSAN लिख देंगे या HASAN लिख देंगे, तो वो हसन पढ़ने में आता है, लेकिन वो हसान नाम होता है। इस तरह बहुत से नाम है, जैसे मेरा नाम है नुमान, हम सिंगल ए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल नुमान में अगर आपने AA का साउंड दोगे तो आएगा ना, लंबा साउंड आएगा। तो MAN करते हैं तो मुझे गोरे कहते हैं न्यूमैन, न्यूमैन, क्या करें। पढ़ते थे, एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राणा और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों कॉलेज के एक ही विंग में थे, तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अब इन दोनों में से जो तहव्वुर हुसैन राणा था वो आगे चल के पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके अंदर डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा चला जाता है और वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस इस नाम से एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है, और फिर आगे चल के टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो, इन सारे एरिया में भी अपनी ब्रांच खोल लेता है इसी कंपनी की। वहीं जो इसका स्कूल फ्रेंड था दाऊद सैयद गिलानी, और इसका जो फादर था सैयद सलीम गिलानी, वो पाकिस्तान के अंदर काफी बड़े ओहदे पे था, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट वगैरह थे उनसे मिलना जुलना था इसका। और दाऊद सैयद गिलानी की जो मदर थी उनका नाम था एलिस हेडली, ये यूएस की थी, इनके फादर ने यूएस की एक लड़की से शादी कर ली थी। तो इसकी जो मदर थी वो शुरू में तो पाकिस्तान आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही तलाक लेके पाकिस्तान छोड़ के यूएस चली गई थी। अब ये जो दाऊद सैयद गिलानी था, इसका रंग गोरा था, इसकी एक आंख ब्राउन थी और दूसरी आंख ब्लू थी, तो पाकिस्तानियों के बीच में नॉर्मल नहीं दिखता था, थोड़ा अलग दिखता था। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपको इररिलेवेंट लग रही होंगी, लेकिन अभी आगे चल के मेन जड़ जो है इस पूरे अटैक की वो इसी से रिलेटेड है। तो 7 साल तक ये जो दाऊद सैयद गिलानी था ये पाकिस्तान में रहता है, फिर 1977 में ये भी यूएस चला जाता है, अपनी मदर के पास चला जाता है। यूएस में फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहां पे जाके रहने लगता है, लेकिन यूएस में जाने के बाद भी वहां से बैठे बैठे ये पाकिस्तान से कॉन्टिन्यूसली टच में रहता था, और गांजा वगैरह जो हो गया, हेरोइन वगैरह हो गई, इनका ट्रेड करता था और खुद भी बहुत बड़ा एडिक्ट था इन सब चीजों का। इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूएस में भी 1-2 बार पकड़ा गया था, फिर बाद में छूट गया था। और करीब ईयर 2000 तक दाऊद सैयद गिलानी जो था वो यूएस से बैठ के यही सारी चीजें करता रहता था। लेकिन इसके 1 साल बाद ईयर 2001 में इसका जो मकसद था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान के
लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है उसके टच में आता है। और ये हाफिज सईद के टच में भी ऐसे टाइम पे आता है जब हाफिज सईद इंडिया के खिलाफ कई सारे अटैक कर चुका था और एक बड़ा और नया अटैक प्लान कर रहा था। अब ये दोनों जब टच में आते हैं तो हाफिज सईद जो था उसको दाऊद सैयद गिलानी जो था वो बहुत ही काम का लगा। उसके अपीयरेंस की वजह से उसको ऐसा लगता था कि दाऊद सैयद गिलानी को एक अलग तरीके से ये लोग यूज कर सकते हैं। और आगे चल के किस तरीके से इसको यूज करते हैं और मुंबई अटैक में क्या रोल प्ले करता है भी आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ईयर 2001 में दाऊद जो था वो हाफिज सईद के टच में आता है और एक साल बाद 2002 में हाफिज सईद दाऊद गिलानी को पाकिस्तान बुलाता है और यहाँ पे इसको दावत देता है। एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है, उसको ये दावत कहते हैं, जो कि लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है मुरीदके में वहां पे ये करवाते हैं। लाहौर के आउटर में पड़ता है। अब इस ट्रेनिंग के बाद इसकी एक एडवांस ट्रेनिंग भी होती है जो कि पीओके के मुजफ्फराबाद में होती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दाऊद सैयद गिलानी जो था वो पाकिस्तान 5 बार आता है और लश्कर की जो लीडरशिप थी उनसे मिलता है। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और दिसंबर 2003 इतनी बार ये पाकिस्तान आता है। अब देखिए कसाब, ISIS ये सब आतंक के दूसरे नाम रहे हैं, पर इंडिया और यूएस ने इनको कैसे खत्म किया और कैसे अपने सिटीजन्स को बचाया ये आप 46 इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट ISIS में सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स मैंने कुकू FM पर सुनी है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे इंसिडेंट को डिटेल में बताया गया है कि कैसे इंडिया ने एम्बेसी की मदद से GPS ट्रैक करके 46 हॉस्टेज नर्सेस की जान बचाई। और ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड मैं आपको ये ऑडियो बुक्स और रिकमेंड करूंगा। किलर कॉल्ड कसाब, इनको भी आप जरूर सुनिएगा। कुकू FM इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 चले जहाँ तक ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं हम भी कर लें। 26/11 के ऊपर हमने नाना पाटेकर की मूवी थी द अटैक ऑफ 26/11, उस पर हमने अपना रिएक्शन दिया हुआ है। मैं उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो देखिएगा। तो अभी डाउनलोड करें कुकू FM। मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके फर्स्ट टाइम यूजर्स को 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ये सारी चीजें जो हो रही थी, बार बार इसको बुलाया जा रहा था, बार बार इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, ये सारी चीजें हाफिज सईद जो था वो इसको इंडिया के खिलाफ यूज करना चाह रहा था, मुंबई अटैक के लिए यूज करना चाह रहा था, लेकिन इसको बताया नहीं था। इसको सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीर के लिए इसको यूज करेंगे। और इंडिया के खिलाफ ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जो मुंबई के लिए अटैक होना था, इस चीज की जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान की ISI कर रहा था। इस चीज के लिए 2010 में इंटरपोल ने वारंट भी इशू किया था 2 पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो अब इसके बाद जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो, दूसरों को फंडिंग देने के लिए पैसे हैं, ठीक है, अपने मुल्क अपनी कंट्री में लगाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। जाती है दाऊद सैयद गिलानी की, तो इसको लश्कर तैयबा का जो फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग था उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हेड कर रहा था साजिद मीर। तो जैसे ही दाऊद सैयद गिलानी इस विंग में ट्रांसफर होता है, साजिद मीर दाऊद को कहता है कि तुमको कश्मीर में नहीं जाना है, तुम्हारा जो रोल है वो दूसरा कुछ और डिसाइड किया गया है। फिलहाल के लिए तुम US वापस जाओ और वहां पे जाके अपना नाम चेंज कराओ, बाकी की डिटेल वहां पहुंचने के बाद देंगे। दाऊद सैयद गिलानी जो था बिल्कुल वैसा ही करता है। वो US वापस जाके अपनी मदर का लास्ट नेम यूज करके अपना नाम चेंज कर लेता है और अब दाऊद सैयद गिलानी जो था वो डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। और सेम डिटेल्स के साथ, मतलब कि नाम चेंज करने के बाद ईयर 2005 में डेविड जो था वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता है और नेम चेंज के साथ इसका नाम चेंज, इसकी नेशनैलिटी चेंज, इसकी मदर का नाम प्रॉपर ये US का सिटीजन लगने लगता है और इसको पासपोर्ट मिल भी जाता है नाम चेंज के साथ। इंडियन एजेंसीज का मानना यह है कि इस चीज में पाकिस्तान की जो ISI थी उसने मदद की है, वरना US के अंदर बिना वेरिफिकेशन के नाम चेंज करना, पासपोर्ट बन जाना, वो भी ऐसे आदमी का जिसको US की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1-2 बार पकड़ रखा है वगैरह के चक्कर में। तो डेविड हेडली बनने के बाद US में एज इट इज रहता है। शुरू मैंने आपको बताया था इसका एक दोस्त था स्कूल में, तहव्वुर, जो कि कनाडा चला गया था और US की भी कुछ लोकेशन पे वीजा की कंपनी चला रहा था। तो ये जो डेविड था ये तहव्वुर से जाके मिलता है और लश्कर तैयबा जैसे जैसे बोलता है ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो US के अंदर तो जो लश्कर था वो ये सारी चीजें करवा रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सेम टाइम पे ये लोग लड़के रिक्रूट कर रहे थे अलग अलग शहरों से, जो कि यंग हो, मैरिड ना हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, पढ़े लिखे ना हो, ऐसे लड़कों को ढूंढा जा रहा था। अब सेम टाइम पे 2005 में पाकिस्तान के अंदर एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, शॉर्ट में बोले तो अजमल कसाब। ये जो था ये फरीदकोट तिपालपुर डिस्ट्रिक्ट ओकारा पंजाब पाकिस्तान में रहता था। 2005 में ईद थी, इसने अपने फादर से कुछ कपड़े वगैरह मांगे थे, उसने मना कर दिए थे, तो गुस्से में इसने घर छोड़ दिया था और इसका एक दोस्त था मुजफ्फर लाल खान,
उसके साथ मिलकर इसने चोरी और फिरौती शुरू कर दी थी। और इन्हीं सब फिरौती और चोरी के लिए एक बार ये रावलपिंडी में बंदूक खरीदने गया था और वहां पे ही अजमल को जमात उद दावा का एक मेंबर मिलता है। लश्कर तैयबा जो है उसकी एक पॉलिटिकल विंग है, उसका नाम है जमात उद दावा। और यहाँ पे एक थ्योरी और चलती है जिसमें ये कहा जाता है कि कसाब का जो फादर था उसने कसाब को लश्कर तैयबा जो था उसको पैसों के लिए भेज दिया था। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पे इसको 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। तो ऐसे ही अजमल की तरह लश्कर तैयबा ने टोटल 32 लड़के ढूंढे थे जो कि यंग थे, घर से भागे हुए थे, अनमैरिड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इन सबको इकट्ठा करके एक टीम बनाई और इंडिया के खिलाफ एक प्लान रेडी किया। अब इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाती है। लश्कर की जो ट्रेनिंग है वो 3 फेजेस में होती है, लास्ट में एक फेज और होता है। तो इनकी टीम बना के इनकी ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करा दिया जाता है। तो पहले फेज की जो ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं दौराए सूफा। ये फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग होती है, टोटल 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। और इस फेज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले ही जो भी सुन्नी थे इस ग्रुप में उनको कन्वर्ट करवा दिया गया था। फिर सबको एक रिलीजियस ट्रेनिंग दी गई। मॉर्निंग में ये लोग उठते थे, जल्दी उठते थे, पीटी वगैरह करते थे और बेसिक रिलीजियस ट्रेनिंग जो होती थी इस फेज में यही होती थी। और ये जो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग थी इसके जो उस्ताद थे वो थे फहदुल्ला और मुफ्ती। उस्ताद मतलब कि जो ट्रेनिंग करवाता है उसको उस्ताद बोलते हैं लोग। और ये जो पहला फेज था इसी टाइम पे इनको हाफिज सईद और जकी और रहमान लखवी से मिलवाया जाता है। अभी जो दौराए सूफा का जो फर्स्ट फेज था इसमें से जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उसको उस्ताद फहदुल्ला इसका लेटर मिलता है भाई वसूल दौराए अम्मा का, जिसका मतलब ये था कि सेकंड फेज दौराए अम्मा जो था मनसेरा मरकज के अंदर जो होना था उसके लिए ये लोग क्वालिफाई कर गए और ये लेटर उसी के लिए था। अब ये जो सेकंड फेज था दौराए अम्मा ये भी 21 दिन का होता है, जिसको करने के लिए इन लोगों को 12 घंटे बस में बैठ के पाकिस्तान के मनसेरा ले जाया जाता है। और फिर मनसेरा से इनको माउंटेन में लेके जाया जाता है जहां पे इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बंदूकों और बारूदों को असेंबल करना, मैप रीडिंग, सैटेलाइट फोन जो होते हैं उनको यूज करना, इनके बनाए हुए कोड रीड करना, फर्स्ट एड, हर एक चीज सिखाई जाती है। ये जो सेकंड फेज की ट्रेनिंग थी इसको कंप्लीट करने के कुछ दिन बाद इन लड़कों को वापस घर भी भेज दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। और इसी टाइम पे जब अजमल घर गया था तो उसने अपनी मदर को बताया था कि वो क्या कर रहा है। और अजमल ने अपने दोस्तों को जो ये कराटे वगैरह सीखी थी वो भी करके दिखाया था। अब जब इनका 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और ये लोग वापस आते हैं तो इनको लश्कर तोयबा के ऑफिस जो था जो कि मॉडल टाउन डिस्ट्रिक्ट ओकारा में है वहां पे बुलाया जाता है। और फिर वहां से इनको पीओके के चहलबंदी हिल्स जो कि मुजफ्फराबाद में है वहां भेजा जाता है थर्ड फेज के लिए। और ये जो थर्ड फेज था ये सबसे टफ था। इस थर्ड फेज का नाम था दौराए खत। मैं ये सोच रहा हूँ ये नितेश भाई जो वीडियो बना रहा है उसको इतनी डिटेल पता है कि 1 हफ्ते के लिए उधर गए थे, इतने दिन यहाँ पे रहे, 21 दिन ट्रेनिंग की, ये किया वो किया, तो क्या अथॉरिटीज को नहीं पता होगा? उसको पता ही होगा। ये जो थर्ड फेज था इसमें एडवांस्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है और उस एरिया के अंदर जो सेटलमेंट था उसको बैतुल मुजाहिदीन बोला जाता है। यहाँ से कश्मीर और इंडिया के खिलाफ अटैक वगैरह प्लान किए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। और इंडिया की तरफ से भी जब रिटेलिएशन आता है तो इन्हीं सब इलाकों को टारगेट किया जाता है। अब ये जो थर्ड फेज की ट्रेनिंग थी एडवांस थी तो इनके जो उस्ताद थे वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो इनके उस्ताद थे वो थे अबू मुआविया और अबू हंजाला, जो इनको घंटों बारूद और बंदूकें दे के बिना थके चलाने को कहते थे, ट्रेनिंग देते थे उनको। और इनको एक और ट्रेनिंग करवाते थे जिसमें 60 घंटे तक बिना कुछ खाए हुए हैवी माउंटेन पे चढ़वाते थे। ये ट्रेनिंग सबसे लंबी चलती है, करीब 2.5 महीने तक चलती है। इसमें सबसे ज्यादा लोग एलिमिनेट होते हैं। इस लास्ट वाले फेज में 10 लड़के ऐसे थे जो ट्रेनिंग के बीच में ही भाग गए थे। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान लश्कर का जो हेड है हाफिज सईद, जकी और रहमान लखवी और काफा, ये सब आके मॉनिटर करते थे। और ये जब आते थे तो इनको सारे उस्ताद और जितने लड़के थे वो मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट करते थे। तो तीसरा फेज खत्म होने के बाद 15 लड़के बचते हैं और ये जो 15 लड़के थे इनको फोर्थ फेज की ट्रेनिंग दी जाती है जिसका नाम था दौराए रिब्बत। इसमें इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है कि अगर कोई फॉलो कर रहा है तो क्या करना है, लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स ना मिले तो क्या करना है। इस ट्रेनिंग के बाद 2 और लड़के भाग जाते हैं, टोटल 12 बचते हैं। और आगे बढ़ के अगस्त 2008 आते आते 10 लड़के जो थे वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि अगस्त 2008 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। शुरू से लेके आखिरी तक जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें टोटल 15 उस्ताद यानी कि 15 ट्रेनर थे। ये उन 15 ट्रेनर्स के नाम थे। बीच बीच में एक मेजर जनरल साहब नाम से भी एक आदमी आता था, सब उसको मेजर कहते थे। इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी से था। इसका रियल नेम जो है वो आज की डेट तक नहीं पता चला। अब इस ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद टोटल 10 लोग थे जिनकी स्ट्रेंथ बढ़िया थी, जो हर राउंड में बाकियों को
ओवरशैडो कर रहे थे। और इन 10 के अंदर भी जो इस्माइल था वो सबसे नंबर 1 पे था, इसीलिए उसको मुंबई अटैक का जो मिशन था उसका आमिर बनाया गया था, यानी कि वो जो 10 लड़के होंगे उनका हेड बनाया गया था। तो टोटल 10 लड़के सेलेक्ट हो चुके थे, ये उनके असली नाम और उनके रियल एड्रेस है। जैसे मिलिट्री के अंदर अगर आपको पता हो तो बड़ी सिस्टम होता है, वैसे ही इनको भी 2-2 के ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसको ये बुडियास कहते थे, यानी कि टोटल 5 टीम थी, एक टीम में 2 बंदे थे, जैसे कसाब और इस्माइल एक टीम में थे। और यही 5 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड तरीके से मुंबई के अंदर अटैक करती हैं, वो अभी आगे बताऊंगा आपको। अब ये जो 10 लड़के फाइनल हुए थे, इसके 1 मंथ बाद यानी कि सितंबर 2008 में इनको ट्रेन से कराची ले जाया जाता है और अजीबाबाद मोहल्ला एक जगह, वहां पे सीक्रेटली इनको रखा जाता है। ये जो एरिया है समुद्र के पास था, तो इनकी जो ट्रेनिंग है, जो मेरीन ट्रेनिंग है, वो शुरू होती है। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग हुई थी, इस ट्रेनिंग में इनको सी में ले जाके 2 बोट में बैठा दिया जाता है और हकीम साहब नाम से एक आदमी था, वो इनकी 3 दिन तक ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें समुद्र की गहराई समझना, डायरेक्शन समझना, नॉटिकल माइल क्या होता है वो समझना, मछली पकड़ना भी सिखाया जाता है और स्विमिंग वगैरह हर एक चीज सिखाई जाती है। इस पूरी ट्रेनिंग के लास्ट में इनको किस जगह पे टारगेट करना है, कौन सी रोड पकड़ के टारगेट तक पहुंचना है, ये सारी चीजें इनको वीडियो से समझा। इतनी मेहनत हो रही है सिर्फ बेगुनाहों को मारने के लिए, इतनी मेहनत, यही इतनी मेहनत किसी की अच्छाई के लिए करें, किसी के भलाई के लिए करें ना, तो आज को सारे सुकून से बैठे हो। यही तो मुश्किल काम है ना, ये उनको आसान लगा उस टाइम पे। हालांकि इसमें मेहनत लगती है यार, इससे कम मेहनत लगती है लोगों को खुश रखने में, अपने हमसायों को खुश रखने में। वो तो सिर्फ इतना मांगते हैं कि भाई तंग ना करो। और यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करते हैं यूएस में बैठे 2 स्कूल फ्रेंड, डेविड हेडली और तहव्वुर राना। तहव्वुर राना जो अपनी वीजा कंसल्टेंसी चला रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से, उससे जाके हेडली मिलता है और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर इंडिया रेगुलरली विजिट करना है तो इंडिया के अंदर हमारी जो यहाँ की कंपनी है, इसी की एक ब्रांच खोल देते हैं और फिर आगे चल के इनकी जो वीजा कंसल्टेंसी कंपनी थी, इसकी एक ब्रांच ये मुंबई में खोल देते हैं। अब डेविड हेडली जो था वो अंग्रेजों की तरह दिखता था, इसका पासपोर्ट यूएस का था और एक यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल रही है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आई इनको कंपनी खोलने में। और ये मैं ऐसे ही बस हर जगह पे पाकिस्तान का नाम ऐसे ही नहीं इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ। यूएस में जो हेडली का केस चल रहा था, उसके जजमेंट और चार्जशीट की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन यूएस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने की है, तो आप जाके एक बार कंफर्म भी कर लेना। अब इसके बाद डेविड हेडली जो था वो अपने वीजा के काम बता के सितंबर 2006 में पहली बार इंडिया पहुंचता है। ये इसकी एयरपोर्ट से निकलते हुए फोटो है। यहाँ पहुंच के इसने एक्सटेंसिव सर्विलांस किया, फोटो, वीडियो टेप्स, कई टीवी का डेटा इकट्ठा किया, ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, द लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, सीएसटी ट्रेन स्टेशन, और इन सब के साथ साथ लैंड कहाँ करना है, कहाँ लैंड करना सबसे ज्यादा फीजिबल रहेगा, इन सब की वीडियो बना के सारे इनपुट पाकिस्तान को दे दिए। और ये सिर्फ एक बार नहीं गया था, ये फरवरी 2007 में गया, फिर सितंबर 2007 में गया। इसके बाद ये जो हेडली था, लश्कर की जो लीडरशिप थी, उसने कहा कि इस बार अगली बार जब जाना है तो तुमको पानी के रास्ते से जाना है और वहां का सारा रूट कैप्चर करना है और वहां की छोटी से छोटी डिटेल्स लेनी है। और हेडली बिल्कुल ऐसा ही करता है। नेक्स्ट टाइम अप्रैल 2008 में जब हेडली जाता है तो पानी के रास्ते से जाता है और एक एक चीज की वीडियो बनाता है और छोटी से छोटी डिटेल को नोट करता है और वो पाकिस्तान को देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आके वीडियो ही बना रहा था, जो भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस थे, उनसे रिलेशन बनाने की भी कोशिश करता था। जैसे जब जुलाई 2008 में डेविड हेडली इंडिया आया तो इसने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाके इससे मिलता और उनसे दोस्ती कर लेता। इनफैक्ट इनडायरेक्टली एक बार हेडली जो था वो ड्राइव करते करते राहुल भट्ट को वार्न भी करता है कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। और जब आगे चल के एक्चुअल में मुंबई पे अटैक हो जाता है तो उसके बाद भी ये जो डेविड हेडली था, ये महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ईमेल किया था इसने, ये वो ईमेल की कॉपी है। तो डेविड हेडली की भेजी हुई सारी फुटेजेस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो थे, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इन सब को यूज करके लश्कर के अंदर एक जरार शाह नाम का एक आदमी था जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने पीपीटी बनाई, रिपोर्ट बनाई और इन 10 लड़कों को सब कुछ समझाया कि कौन कैसे कब जाके और कहां अटैक करेगा। और ये सारी चीजें एक बड़ी सी टीवी पे और 3D गूगल मैप में दिखा के समझाई गई कि किस लोकेशन पे कौन सा बड़ी पेयर जाएगा, वहां पे भीड़ कितनी होगी, अटैक करने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ से इनकी ये सारी चीजें भी कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद ये सारे लोग बैठ के अटैक किस दिन होना है मुंबई के अंदर, उस डेट का इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद डेट आती है 13 सितंबर 2008। इस दिन ज़कीउर रहमान लखवी जो है इनको आके बताता है कि 27 सितंबर 2008 को रोजा है और इसी दिन अटैक किया जाएगा। 10 के 10 ये जितने भी लड़के थे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी अटैक करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे
इंडिया का जो रॉ था उसको कुछ इंटेल मिलता है, जिसकी वजह से जगह जगह पे छापे पड़ने लग रहे थे। मुंबई और दिल्ली जो था ये रेड अलर्ट पे था। तो ये सारी न्यूज देख के लश्कर की जो लीडरशिप थी ये डिसाइड करती है कि जो 27 सितंबर की डेट है ये फीजिबल नहीं है, तो इस डेट को ये लोग अटैक करना कैंसिल कर देते हैं। और ये अटैक कैंसिल होने के बाद ये जितने 10 के 10 लड़के थे इनको अजीजाबाद में ही रखा जाता है और ये सारे लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि अगली डेट कब आएगी और ये अटैक करने जाएंगे। अब इसके बाद 21 नवंबर 2008 को लखवी दोबारा आता है और इनको अनाउंस करता है कि 26 नवंबर 2008 को ये लोग जाके मुंबई पे अटैक करेंगे। तो 21 तारीख को ये बताया जाता है और उसके नेक्स्ट डे 22 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 10 लड़कों को लेके जो लखवी था ये सी के पास पहुंच जाता है। इनको इंडियन कपड़े दिए जाते हैं, हाथ में कलावा पहनाया जाता है, इंडियन फोन्स और सिम दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया जाके ही खोलना है। कुछ कैश दिया जाता है ताकि वहां पे जाके टैक्सी वगैरह कर सके, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए जाते हैं, जीपीएस, सैटेलाइट फोन सब दिया जाता है इनको। फेक आईडीज भी दी जाती है इनको, ये इनकी फेक आईडीज और डिटेल्स हैं। और ये सारी चीजें देने के बाद लास्ट में इनको ये भी बोला जाता है कि वहां पे जब आप जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, तो ये मत सोचना कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है, सबको मारने की कोशिश करना और कोशिश करना कि अंग्रेज अगर मिले तो उनको ज्यादा टारगेट करना। लेकिन जब होटल में जाना तो वहां पे मुस्लिम्स को छोड़ देना। और ये सारे इंस्ट्रक्शन देके ज़कीउर रहमान लखवी, जरार शाह, अबू हमजा और काफा इनको गले वगैरह लगा के 22 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे रवाना कर देते हैं मुंबई पे अटैक करने के लिए। शुरू में एक छोटी सी बोट में बैठ के 1.5 घंटे तक सफर करते हैं। उसके बाद 9 बजते हैं और 9 बजे के करीब अल हुसैनी नाम का एक शिप आता है, उसमें ये सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं और इस अल हुसैनी शिप में पूरी रात बैठ के आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगले दिन 23 नवंबर 2008 को 12 बजे इनको छोटी सी एक इंडियन बोट दिखती है दूर से ही। उस बोट का नाम था कुबेर। तो उसको ये हाथ हिला के इशारा करते हैं कि इनके इंजन की जो बेल्ट है वो निकल गई है, इनको हेल्प चाहिए। और जैसे ही बोट के अंदर जो फिशरमैन थे इनकी मदद करने आते हैं, ये उस बोट पे कब्जा कर लेते हैं। ये जो कुबेर बोट थी इस पे 4 लोग थे, जिसमें से 3 को ये मार देते हैं और जो मेन बोट चला रहा था जिसका नाम था अमरचंद, उसको अपने साथ रखते हैं डायरेक्शन वगैरह दिखाने के लिए। अच्छा, ये जो अमरचंद था इसकी भी एक कहानी है। ये 6 महीने पहले गलती से इसने इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया था और 6 महीने वहां जेल काट के आया था। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि मे बी इसका भी कोई लिंक हो कि जब ये पाकिस्तान जेल में बंद था तो ये कब आता है, किस लोकेशन से आता है वो पता हो, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस होना कि जो आदमी 6 महीने पहले बंद था उसी की बोट पकड़ना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था। इसमें एक चीज और थी कि 1993 में जो मुंबई का अटैक हुआ था उसमें भी जो आरडीएक्स आया था वो इसी रास्ते से आया था। तो इस एरिया में पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई थी, हेलीकॉप्टर वगैरह से भी पूरी निगरानी रखी जाती थी। लेकिन 2006 में ये जो पूरी एक्सरसाइज होती थी, जो पूरी मॉनिटरिंग होती थी इस एरिया की, वो बंद कर दी जाती है। इनफैक्ट अटैक से कुछ ही दिन पहले यूएस ने अल हुसैनी शिप के जो कोऑर्डिनेट्स थे पहले इंडिया को शेयर कर दिए थे कि कुछ होने वाला है कोस्ट पे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन ने इंडियन नेवी के एडमिरल सुरेश मेहता और इंडियन कोस्ट गार्ड को इंटेल दिए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो देखिए फिर इसके बाद ये इंडियन बोट जिसका नाम कुबेर था, इस पे बैठ के कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं और डेट आती है 26 नवंबर 2008, दिन के 4 बज रहे थे और इन लोगों को दूर से ही मुंबई की जो बिल्डिंगें थी वो दिखने लगी थी। तो ये समझ जाते हैं कि मुंबई आसपास आ गया है। तो इनको डर था कि जो अमरचंद इन्होंने पकड़ के रख रखा है ये कोई हल्ला ना कर दे और कोस्ट गार्ड आ जाए, तो ये इसको भी मार देते हैं और मारने के बाद बोट के पीछे। अब जो मूवी थी ना द अटैक ऑफ 26/11 वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इससे पहले की इंफॉर्मेशन नहीं थी उस मूवी में। रख देते हैं। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये जो कुबेर बोट थी इसको ये छोड़ देते हैं। E40JMHL ये मॉडल नंबर था। इस मॉडल नंबर की स्पीड बोट को पकड़ते हैं जिसका सीरियल नंबर 1020015 था और एज पर प्लान अपना इंडियन वाला मोबाइल ऑन करते हैं। हालांकि नेटवर्क उस समय नहीं आ रहे होते हैं और इसके बाद ये आगे मुंबई की तरफ बढ़ते रहते हैं और यहाँ से करीब 4 नॉटिकल माइल दूर था मुंबई इनसे। बोट जो था वो इस्माइल चला रहा था और नजीर जो था वो जीपीएस से डायरेक्शन वगैरह देख रहा था। तो 1.5 घंटा इस स्पीड बोट को चलाने के बाद करीब 9 बज रहे थे रात के और ये मुंबई के बदवार पार्क कोलाबा के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे एक फिशरमैन कॉलोनी थी। ये लोकेशन बहुत ही सोच समझ के डिसाइड की गई थी। एक तो यहाँ पे सैंड का जो स्लोप था पानी से वो सिर्फ 10 मीटर का था जिससे इनको उतरने में आसानी होती। दूसरा ये फिशरमैन कॉलोनी थी, चौल थी आसपास, तो उतरने के बाद इनके ऊपर ज्यादा शक नहीं होता। किसी ये पॉश इलाके में उतरते तो वहां पे शक ज्यादा होने के चांसेस थे। दूसरी चीज, जिस जगह पे उतरे थे वहां से थोड़ी दूर चलते ही मेन रोड आ जाती है जहां से 24 घंटे टैक्सी मिलती थी। और इस जगह से अगर आप अटैक्स की लोकेशन भी देखोगे, जैसे CST जिसको पहले VTS
स्टेशन भी बोला जाता था, वो 3.5 किलोमीटर था। ताज होटल 1 किलोमीटर था। लियोपोल्ड कैफे 900 मीटर पे था। तो बहुत ही सोच समझ के इस लोकेशन को डिसाइड किया गया था। अब यहाँ से प्लान ये था कि इस्माइल और कसाब जो कि पेयर 1 थे, ये CST स्टेशन, जिसको पहले VTS स्टेशन भी बोला जाता था, वहां जाएंगे। शोएब और नाजिर अहमद ये लियोपोल्ड कैफे जाएंगे। जावेद और हफीज अरशद जो थे ये ताज होटल जाएंगे। इमरान बाबर और नासिर जो थे वो नरीमन हाउस जाएंगे। और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान ये ओबराय होटल जाएंगे। तो देखिए, जैसे इनकी जो स्पीड बोट थी वो बदवार पार्क कोलाबा के पास पहुंचती है, तो इस पॉइंट से जो 8 आतंकी थे वो यहीं पे उतर जाते हैं और बाकी जो 2 आतंकी थे वो बोट पे ही बैठे रहते हैं। वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि इनको ओबराय होटल जाना था, तो टैक्सी की बजाय अगर ये उसी बोट को मोड़ के वहां से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए वो दोनों उसी बोट में बैठे रहते हैं। ये देखिए, बदवार पार्क जो है, इससे जो ओबराय होटल है वो इस साइड पड़ता है। तो ये दोनों इस बोट को पकड़ के ओबराय होटल की तरफ निकलते हैं। अब इसी टाइम पे इसी चौल के अंदर एक आदमी रहता था, भरत तमोरे। 9:15 पे ये ताज होटल का एम्प्लॉय था। तो जैसे ही अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, इसको एक बोट दिखती है जिसमें 8 लड़के 20 से 25 साल के उतर रहे होते हैं। बाकी के जो 2 थे वो उसी बोट पे रहते हैं। ये इन लड़कों को रोक के पूछता भी है कि कहाँ जा रहे हो। कुछ बोलते हैं कि हम स्टूडेंट वगैरह हैं, लेकिन उसी बीच में कसाब थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो। और आगे चल के भरत तमोरे जो थे, इन्होंने समझदारी भी दिखाई। इन्होंने पुलिस को भी बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग उतरे हैं, लेकिन पुलिस उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लेती है। अगर उसी टाइम पे पुलिस वगैरह आ गई होती तो शायद ये अटैक रुक भी सकता था। तो अब इसके बाद आगे चल के ये 8 के 8 मेन रोड पकड़ते हैं और अपने अपने टारगेट के लिए निकलते हैं। इमरान बाबर और नासिर जो थे, इनका टारगेट नरीमन हाउस था, ये काफी पास में था, तो ये पैदल निकलते हैं उधर की तरफ। शोएब और नाजिर अहमद जो थे, ये टैक्सी लेके लियोपोल्ड कैफे की तरफ निकलते हैं और इनके जस्ट पीछे टैक्सी पकड़ के हाफिज और जावेद जो थे वो ताजमहल की तरफ निकलते हैं। और लास्ट पेयर जो था, कसाब और इस्माइल खान, ये टैक्सी पकड़ के निकलते हैं CST स्टेशन की तरफ। और जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो इस्माइल आगे बैठता है, पीछे की तरफ कसाब बैठता है। और इस्माइल जो है, जो ड्राइवर था उमेर, उसको बातों में लगाता है और पीछे बैठ के कसाब बॉम्ब में 9 वोल्ट की बैटरी सेट कर देता है। उसमें टाइमिंग सेट कर देता है 1 घंटा 15 मिनट की, और ड्राइवर की सीट के नीचे वो बम लगा देता है। अब इसके 16 से 17 मिनट बाद ही जो टैक्सी थी वो CST स्टेशन के पास पहुंच जाती है। इस्माइल और कसाब उतरते हैं। अब इनको छोड़ के टैक्सी आगे जाती है और कुछ टाइम बाद लक्ष्मी नारायण गोयल जो थे वो इस टैक्सी को लेते हैं। और जैसे ही टैक्सी विले पार्ले पहुंचती है, धमाका होता है। लक्ष्मी नारायण और उस्मान ड्राइवर जो था, उनकी जान चली जाती है और आसपास के लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इधर ये जो कसाब और इस्माइल थे, करीब रात के 9:30 बज रहे थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये CST स्टेशन पहुंच गए थे और पहुंचते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जो CD इन्होंने देखी थी, जो वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन जब ये इस स्टेशन पे पहुंचे रात में तो बहुत ही कम भीड़ थी, जिसको लेके काफी गुस्सा भी हो गए थे और मोबाइल ऑन करके अबू हमजा को फोन मिला रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो इनकी बात नहीं हो पाती है। उसके बाद भी ये लोग मन मार के अपना स्टेशन के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले कसाब एक वॉशरूम देखता है, उसमें जाता है, बम वगैरह जो थे उसमें बैटरी लगा के उनको रेडी करता है। उसके बाद इस्माइल जो था वो वॉशरूम में जाता है, वो हथियार वगैरह रेडी करता है और वॉशरूम से बाहर निकल के आता है और दोनों रेडी होके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में अजमल जो था वो बंदूक से गोलियां चला रहा था और इस्माइल जो था वो एक बैग से हथगोले फेंक रहा था। जो लोग वहां से बच के निकले उन्होंने बताया कि गोली चलाते हुए अजमल पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। पुलिस वगैरह भी इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये लोग गोलियों की बारिश कर देते थे, उनके ऊपर हथगोले फेंक देते थे। तो इनको पता था कि पुलिस के पास जो हथियार है वो इनसे जीत नहीं पाएगी, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और इसी टाइम पे विष्णु दत्ताराम अनाउंसमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं स्टेशन के ऊपर कि सारे पैसेंजर अपनी जान बचा के बाहर निकल जाएं इस स्टेशन से और खाली कर दें इसको। इस्माइल और कसाब ये दोनों 9:30 बजे के करीब इस CST स्टेशन में घुसे थे और 10:45 तक 6 मैगजीन इन्होंने खाली कर दी थी और एक बैग खत्म कर दिया था ग्रेनेड। इसके बाद पूरा CST स्टेशन जो था वो खाली हो गया था। 58 लोगों की जान चली गई थी, 104 लोग घायल हुए थे और 8 पुलिस ऑफिसर जो थे वो शहीद हो गए थे। अब इसके बाद ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फुटब्रिज पकड़ के बाहर निकलते हैं बदरुद्दीन तयाबजी मार्ग पे। पहले टैक्सी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती है। कार पार्किंग में जाते हैं, वहां पे कार खोलने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं खुलती। और जब कुछ भी काम नहीं करता है तो ये पैदल उसी रोड पे चलने लगते हैं। तब तक पुलिस पीछा करते करते आ जाती है, इनके ऊपर काफी हैवी अटैक करती है। तो ये लोग भाग के ऑपोजिट डायरेक्शन में कामा हॉस्पिटल था उसकी बाउंड्री में घुस जाते हैं। करीब 10:50 का टाइम था और ये लोग उसी बाउंड्री पे चढ़ जाते हैं। उसी बाउंड्री से चढ़ के ये लोग पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, गोलियां मारते हैं, बारूद फेंकते हैं। और पुलिस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरू के 3 घंटे तो पुलिस यही सोचती रही
कि शायद ये गैंग वॉर है। अब ये जो इस्माइल और कसाब थे ये कामा हॉस्पिटल में घुस तो गए थे, लेकिन शुरू में इनको पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल है, और फिर बाद में ये कामा हॉस्पिटल पे बोर्ड वगैरह देखते हैं। ये जो हॉस्पिटल था ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए था, तो इनको दूर से ही बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के चीखने की आवाज आ रही थी। तो ये सुन के ही कामा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसके फ्लोर पे चढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि कामा हॉस्पिटल जो था वो इनके प्लान में नहीं था, इसका ना तो कोई मैप था इनके पास, ना कोई डिटेल थी, तो ये रैंडम जगह जगह पे घुस के सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पे एक चीज अच्छी हुई थी कि सारे लोगों ने मिलके लॉक लगा दिया था, सारे गेट लॉक कर दिए थे, और लोहे के जो गेट थे लॉबी के वो भी लॉक कर दिए थे, और लाइट जो थी वो बंद कर दी थी। करीब 1 घंटे तक ये दोनों उसी हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेट होके हॉस्पिटल की जो दीवार थी उससे कूद के साइड वाली रोड पे आ जाते हैं। इनको समझाया गया था कि CST स्टेशन पे अटैक करने के बाद इनको मालाबार हिल पे पहुंचना था और वहां पे अटैक करना था। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कुछ गाड़ी वगैरह पकड़ के वहां तक पहुंचे, लेकिन रोड पूरी तरीके से खाली थी और रात का टाइम भी था और अंधेरा था, तो ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से हेमंत करकरे जी, जो कि मुंबई ATS के हेड थे, उनको कॉल आता है कि ऐसा ऐसा अटैक हो गया। उस टाइम पे वो खाना खा रहे थे। वो अपने साथ ACP अशोक कामते, विजय सालस्कर जी, इनके साथ CST स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां से ही वायरलेस पे इनको पता चलता है कि कामा हॉस्पिटल के साइड वाली जो गली है वहां पे 2 लोग बंदूक के साथ दिखे हैं जिन्होंने CST स्टेशन पे अटैक किया था। तो हेमंत करकरे जी व्हाइट कलर की कॉलेज गाड़ी उठाते हैं, और जहां पे इंफॉर्मेशन आई थी कि कसाब और इस्माइल और ये 2 लोग देखे गए हैं उस तरफ निकल जाते हैं। ये जो व्हाइट कॉलेज गाड़ी थी, इस गाड़ी को विजय सालस्कर चला रहे थे, उनके बगल में हेमंत करकरे और अशोक कामते जी बैठे थे। और कॉलेज की जो पीछे वाली साइड थी वहां पे हेड कांस्टेबल अरुण यादव और उनके साथ 3 सिपाही और बैठे थे। अब जैसे ये कॉलेज गाड़ी उस एरिया में पहुंचती है, उधर से कसाब और इस्माइल भी इस गाड़ी को देख लेते हैं। ये झाड़ियों में छुप जाते हैं, और जैसे ही गाड़ी पास में आती है उस पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग होती है और कसाब के दोनों हाथों में गोली लग जाती है, और उसके बाद कसाब और इस्माइल ये दोनों 2 मैगजीन उस पूरी पुलिस की गाड़ी पे खाली कर देते हैं। और इधर से पुलिस की जो बंदूकें थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। कुछ देर वेट करने के बाद इस्माइल और कसाब को जब लगता है कि अब कोई नहीं बचा है, तो वो गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी ये बहुत देर से ढूंढ रहे थे क्योंकि इनको गाड़ी पकड़ के मालाबार हिल जाना था। तो आगे ड्राइवर सीट जो थी वहां से ये दोनों हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर जी, जो कि शहीद हो चुके थे, उनको गाड़ी से बाहर कर देते हैं। गाड़ी के पीछे भी जाते हैं ताकि वहां के जो पुलिस वाले थे उनको भी बाहर कर सके, लेकिन पीछे का जो डोर था वो बंद था, तो ये उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और ड्राइवर सीट पे बैठ के मलाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। इनको लगता है कि पीछे जितने भी सिपाही और वो हैं उनकी जान जा चुकी है, लेकिन गाड़ी में पीछे जो हेड कांस्टेबल अरुण यादव जी थे उनके कंधों पे गोली लगी थी, लेकिन उनमें जान थी, और बाकी जो सिपाही थे उनको जो गोली लगी थी उनकी जान चली गई थी, वो उनके ऊपर गिर गए थे। और साथ में योगेश पाटिल भी थे, उनमें भी जान थी लेकिन वो बेहोश हो गए थे। तो अरुण यादव जो थे वो कसाब और इस्माइल जो आगे बैठे थे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस्माइल गाड़ी चला रहा था, कसाब जो था वो रोडों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उस गाड़ी का टायर भी फट गया था, लेकिन वो लोग फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। अरुण यादव जो थे वो सारी बात सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उनके हाथ से थोड़ी दूर पे ही रिवॉल्वर भी थी। उन्होंने एक बार को ये भी सोचा कि वो रिवॉल्वर उठा के कसाब और इस्माइल जो है उनके पीछे सर पे गोली मार दे, लेकिन उनके भी कंधे और पैर में गोली लगी हुई थी, तो वो चाह के भी उस बंदूक को उठा नहीं पा रहे थे। इसी बीच में योगेश पाटिल जी जो थे उनको गोली लग चुकी थी, वो बेहोश थे। उनकी जेब में मोबाइल पड़ा था, वो रिंग करता अचानक से, तो कसाब पीछे देखता और गोली चला देता, और गोली की वजह से वो भी शहीद हो जाते हैं। अब ये जो गाड़ी थी इसका टायर एकदम खराब हो गया था, ये गाड़ी आगे चल नहीं पा रही थी, और अपोजिट डायरेक्शन से एक स्कोडा कार जिसका नंबर था MS02 JP1276 गाड़ी आ रही थी, और उसमें समित विजय जो थे वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। इन दोनों ने बंदूक की नोक पे उनको रोका, उनसे कार लेते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जल्दी जल्दी में उस फैमिली पे ये लोग गोली मारना भूल जाते हैं। और जब ये लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं उसके बाद अरुण यादव फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि इस रोड से 2 आतंकी अभी अभी निकले हैं। अब पुलिस क्या करती है कि इस रोड पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा देती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगाती है। अब जैसे इस्माइल और कसाब इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि बैरिकेडिंग जो है ये कार से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कार वहीं अटक जाएगी। लेकिन उसके बगल में ही एक डिवाइडर था जिसकी लेंथ छोटी थी, तो इस्माइल सोचता है कि उस डिवाइडर से निकलने की कोशिश करता है वो, लेकिन निकल नहीं पाता है, और वहीं डिवाइडर में उसकी गाड़ी फंस जाती है। और जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे फंसती है डिवाइडर पे, पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कसाब बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे तुकाराम ओमले जी, जो कि आर्मी से रिटायर होके मुंबई पुलिस में ASI बने थे, उन्होंने उसको पकड़ा, लेकिन कसाब ने उसी टाइम पे गोली चला दी और वो शहीद हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस कसाब और इस्माइल को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है। इस्माइल तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है, लेकिन कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा जाता है।
अब इधर ये जो पहला पेयर था इनका इस्माइल और कसाब का, ये तो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ जो बाकी ग्रुप भी थे वो अपने प्लान को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। जैसे शोएब और नाजिर जो थे, इन्होंने भी उसी टाइम पे टैक्सी पकड़ी थी और ये टारगेट के लिए निकल गए थे। इनका जो टारगेट था वो लियोपोल्ड कैफे था और वहां पे अटैक करने के बाद इनको ताज होटल जाना था। लियोपोल्ड कैफे जो था वहां पे अंग्रेज बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ही फेमस कैफे है वो, तो इसलिए इन्होंने उसको टारगेट किया था। शोएब और नाजिर जो दूसरा पेयर था, जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो ये भी सेम इस्माइल और कसाब की तरह टैक्सी के अंदर बम रख देते हैं और फिर थोड़ी देर में लियोपोल्ड कैफे आता है, वहां पे उतर जाते हैं और जो टैक्सी ली थी इन्होंने आगे चल के करीब 10:30 बजे के करीब मजगांव एरिया था एक, वहां पे जाके हो जाता है। और उस टैक्सी के जो ड्राइवर फूलचंद और 2 पैसेंजर भी थे उसमें, जरीना और रीमा मोहम्मद, उनकी भी जान चली जाती है और रोड के बाहर 19 लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं जब इसमें ब्लास्ट होता है। और इधर ये दोनों लियोपोल्ड कैफे में घुस जाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, हाथ-गोले फेंकते हैं और लियोपोल्ड कैफे में 11 लोगों की जान चली जाती है और 28 लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ये लोग ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं एज पर द प्लान। और जब ये ताज होटल की तरफ निकल रहे थे तो गोकुल वाइन शॉप लेन थी, उसमें दूसरा बम लगा देते हैं, लेकिन कोई देख लेता है उसको, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, मुंबई पुलिस सही टाइम पे आके उसको डिफ्यूज कर देती है। अब इसके बाद इनका जो तीसरा पेयर था, हाफिज हयाजी और जावेद, ये टैक्सी पकड़ के ताज होटल की तरफ निकलते हैं और ताज होटल पहुंचने के बाद ये लोग मेन गेट से घुसते हैं और लॉबी में घुसते ही जैसे ही एंट्री करते हैं अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर देते हैं। और इसी टाइम पे गौतम अडानी दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शरीफ के साथ डिनर कर रहे थे ताज होटल के अंदर और वो बिल पे करके एग्जैक्ट उसी टाइम पे लॉबी की तरफ जा रहे थे। लेकिन गौतम अडानी को इनके जो एसोसिएट थे वो इन्फॉर्म करते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग और करना चाहते हैं। तो गौतम अडानी जो कि लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे एग्जैक्ट उसी टाइम पे, वो वहां से रुक जाते हैं और कॉफी पीने के लिए जो सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग होती है उसके लिए निकल जाते हैं। और इधर से ये जो दोनों आतंकी थे ये लॉबी के अंदर गोली चलाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पूरे ताज होटल में पता चल जाता है और गौतम अडानी जो थे उनको कॉफी छोड़ के इनकी जो टीम होती है वो होटल के किचन में ले जाती है, उसके बाद बेसमेंट में ले जाती है और इनको रेस्क्यू करा लिया जाता है। इधर से हाफिज और जावेद जो थे वो लॉबी से फायरिंग करते हुए सीढ़ियों के रास्ते से 5th फ्लोर पे पहुंचते हैं, जहां पे इनको पहले से ही पता था कि बिजनेस सेंटर है। तो इनका मकसद ये था कि किसी बड़े आदमी को पकड़ के इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे। अब इस फ्लोर पे इनको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है तो ये एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं 6th फ्लोर पे और रात के 11:30 बज रहे थे। 6th फ्लोर पे पहुंचते ही इनको एक रूम की जरूरत थी क्योंकि वहां से इनको फोन पे बात वगैरह करनी थी। तो ये रूम नंबर 520 इसको खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे होटल में हल्ला हो गया था। तो उस पर्टिकुलर रूम में कॉर्पोरेट बैंक के जो फॉर्मर चेयरमैन थे के.आर. रामामूर्ति वो थे। उनको पता था कि अटैक चल रहा है तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन ये लोग दरवाजे को हथियार से मार के खोल देते हैं और घुस जाते हैं। रामामूर्ति जो थे वो वॉशरूम में छुप जाते हैं, वहां भी आतंकी घुस जाते हैं, इनके कपड़े से इनको वॉशरूम के अंदर बांध देते हैं और बांधने के बाद ये लोग रूम में जाते हैं। वहां पे 30 मिनट तक पाकिस्तान में किसी से बात करते रहते हैं जिसको चाचा बोलते हैं। इसके बाद सुहेल और नाजिर जो थे ये भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और एंट्री करते हुए स्विमिंग पूल का जो एरिया था वहां पे पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते करते 4 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको हॉस्टेज बना के जिस रूम में इनके साथी थे, रूम नंबर 520, वहां पे चारों मिलते हैं और इस फ्लोर पे पहुंचते ही करीब 2:30 बज रहे थे रात के। इस फ्लोर पे ये जो 6th फ्लोर था इस पे आग लगाना चालू कर देते हैं। ये जो 520 रूम नंबर था इसको एक तरह से कंट्रोल रूम बना लेते हैं। बैक टू बैक फोन पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। ये जितने भी लोग थे हॉस्टेजेस थे, इनकी आईडी गूगल में डाल के सर्च कर रहे थे कि कहीं अगर कोई बड़ा आदमी तो नहीं है। अगर बड़ा आदमी होगा तो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में आसानी होगी। तो मारने से ज्यादा इनका ज्यादा फोकस था किसी बड़े आदमी को पकड़ के उसको हॉस्टेज बना के इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें। ये चारों जो थे ये चारों बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, एकदम रिलैक्स थे, आराम से इधर उधर जा रहे थे, कुछ मिल रहा तो खा भी ले रहे थे। किसी भी तरीके की इनके चेहरे पे शिकन नहीं थी। ये 3 फोन नंबर ही आतंकी यूज कर रहे थे जिस पे इनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि बेडशीट वगैरह पे आग वगैरह लगा दो। और पाकिस्तान में जो आदमी बैठा था वो इस नंबर से कॉल कर रहा था, ये लैंडलाइन नंबर था। ये इतने आईपी एड्रेस जो थे वो ट्रेस हुए थे जिनकी लोकेशन पाकिस्तान में मिली थी और ये 3 सैटेलाइट फोन थे जिनकी डिटेल ये है। इन गैजेट्स को यूज करके ये कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान में बात कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो रूम नंबर 520 था जिसको ये कंट्रोल रूम की तरह यूज कर रहे थे, इसमें आग लगाने का ट्राई करते हैं और पूरे रूम में धुआं हो जाता है। और इसके बाद ये जो चारों आतंकी थे रूम बंद करते हैं, हॉस्टेजेस को वहीं पे छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हॉस्टेजेस थे वो बेडशीट का यूज करते हैं और जो रूम की खिड़की थी उससे लटक के उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो 4 आतंकी थे ताज होटल की जो लॉबी वगैरह थी वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे,
पोजीशंस ले रहे थे और ऐसे करके इन्होंने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली ताज होटल के अंदर। अब इसके बाद जो इनकी चौथी टीम थी जिसमें इमरान बाबर और नासिर थे, ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे पैदल पैदल निकल के नरीमन हाउस पे पहुंच गए थे और नरीमन हाउस की तरफ चलते चलते SBS रोड थी जहां पे एक एक्सप्रेस पेट्रोल पंप था, वहां पे इन लोगों ने बम लगा दिया था और दूसरा बम जो इनके पास था वो इन लोगों ने नरीमन हाउस पहुंचते ही जैसे ये घुसते हैं पार्किंग एरिया में वहां पे लगा दिया था। अब ये जो नरीमन हाउस है ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको 2 साल पहले चबाद ऑफ इंडियन ट्रस्ट जो कि एक जूस ऑर्गेनाइजेशन है उसने खरीदा था। इसके अंदर जूस जो है वो आके रुकते हैं, प्रेयर भी करते हैं साथ में। लेकिन इजराइल के प्रीस्ट जो थे गैब्रियल और उनकी वाइफ रिवका अपने 2 साल के बच्चे मोश के साथ यहाँ पे परमानेंटली रहते थे। इनके जो हेल्पर थे वो उस दिन इस बिल्डिंग में थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे और कुछ गेस्ट आए हुए थे। ये जो दोनों आतंकी थे जब इसमें घुसते हैं तो किसी को मारते नहीं है, सबको बंदी बना लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। और इसी बीच में पाकिस्तान से बैक टू बैक इनके पास फोन आ रहे थे। उधर से जो पाकिस्तान का बंदा फोन कर रहा था वो इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो मैक्सिकन सिटीजन थी नॉर्मा नाम की, इसकी बात आप मीडिया से करवा दो, लेकिन ध्यान से करवाना, ये बाकी डिटेल्स ना दे दे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मैक्सिकन औरत है जी, इसका अगर मतलब मीडिया में इससे हम बात करवाएं, ये खुद मीडिया को बताया कि भाई मेरे साथ यूँ हो रहा है तो मतलब मैं बचना चाहती हूँ, मुझे बचाया जाए। लेकिन है कि ये आपने ख्याल ये रखना है कि ये ना कोई भी ऐसी बात आप लोगों के हवाले से ना कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने यरगमाली है, ऐसी बात ना। देखिए जो पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठ के इनसे बात कर रहे थे अलग अलग पॉइंट पे, चाहे वो ताज होटल हो, नरीमन हाउस हो, बाकी जितनी भी जगह इन लोगों ने फोन से बात करी है, वर्ड बाय वर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। अभी जो आतंकी थे इन लोगों ने नरीमन हाउस के अंदर तो बंदी बना रखा था, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंग थी उस पर गोली चला रहे थे, हथगोले फेंक रहे थे, उसमें भी कई लोगों की जान गई। बहुत देर ये लोग ट्राई करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से बात करने के लिए। इनफैक्ट इजराइल की जो एम्बेसी थी वहां पे भी फोन लगवाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नरीमन हाउस के अंदर ये लोग 9 लोगों की जान ले लेते हैं। अब इनका जो 5वां पेयर था, जो लास्ट पेयर था, अब्दुल रहमान जिसको छोटा भी बोलते हैं, और फहदुल्ला जो बोट लेके ओबराय होटल की तरफ गए थे, ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गए थे। ये बोट साइड में लगाते हैं और ओबराय होटल जो था उसकी लॉबी में घुसते हैं। बुरी तरीके से ये लोग फायरिंग करते हैं। उसके बाद जो लॉबी थी उसके साइड में ही होटल का एक रेस्टोरेंट था, उसकी तरफ जाते हैं। करीब 50 से 60 लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे थे, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही वो लोग जो रेस्टोरेंट का मेन गेट था, जो एंट्रेंस थी, उसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो आतंकी थे दोनों, ये गोली मार के उसको तोड़ देते हैं। लेकिन तब तक अच्छी बात ये थी कि 50-60 ये जो लोग थे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी 2 होटल का जो स्टाफ था, जॉर्डन और प्रदीप, इनको ये पकड़ लेते हैं, उनको धमकी देते हैं कि अगर आगे भागे तो गोली से मार देंगे। उसके बाद ये जो आतंकी थे जॉर्डन को बोलते हैं कि यहाँ से जितनी भी अल्कोहल है उसको उठाओ, फर्नीचर और पर्दों में आग लगा दो। जॉर्डन जैसा बताया जाता है वैसा करता है, लेकिन आग लगाने के टाइम पे वो इतना ज्यादा डर गया था, उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उससे लाइटर ही नहीं जल रहा था। और फहदुल्ला जो आतंकी था वो देख के इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको गोली मार देता है। इसके बाद ये सेम चीज प्रदीप को करने को कहते हैं कि फर्नीचर और पर्दों में आग लगाओ अल्कोहल उठा के। प्रदीप बिल्कुल वैसा ही करता है, आग लगा देता है। उसके बाद प्रदीप से पूछते हैं कि ये जो VIP गेस्ट है उनका फ्लोर कहाँ पे है। लेकिन प्रदीप जो था वो थोड़ी सी चालाकी दिखाता है, वो कहता है कि VIP गेस्ट जो है वो ऊपर फ्लोर पे है, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप लिफ्ट में घुस के बटन दबा देता है, लिफ्ट बंद हो जाती है और ये दोनों बाहर ही रह जाते हैं लिफ्ट के। और एक बार जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, ये लोग बहुत गोली चलाते हैं, लेकिन प्रदीप जो था वो बच के निकल जाता है। पूरे होटल में घुस के उसके बाद ये लोग हथगोले फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं और 35 लोग थे ओबराय होटल के अंदर, 35 लोगों की जान ले लेते हैं लोग। तो एक ग्रुप जो था इनका इस्माइल और अजमल वाला जो CST गया था, उसमें से पुलिस ने इस्माइल को मार दिया था और अजमल जो था उसको अरेस्ट कर लिया था। दूसरा ग्रुप जो था इमरान बाबर और नासिर, ये नरीमन हाउस में थे। और तीसरा और चौथा ग्रुप, टोटल 4 लोग, ये ताज होटल में थे। और जो 5वां ग्रुप था वो ओबराय होटल में था। अब यहाँ से ये हुआ था कि रोड वगैरह पे गोली चलना बंद हो गई थी और पुलिस का सारा फोकस 3 जगह पे था, ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबराय होटल। और अब यहाँ से ये भी क्लियर हो चुका था कि कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। और ये आतंकी हमला भी कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, इतना सिस्टमैटिक था कि सिर्फ 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रखा था। अच्छा, इसमें एक चीज और की थी इन लोगों ने, जितने आतंकी थे, इन लोगों ने इंडिया के जितने भी मीडिया हाउसेस थे उनको ईमेल भेज दिया था मिसलीड करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि ये जो हमला किया गया है ये इंडिया का ही कोई ग्रुप है जो कश्मीर के लिए अटैक कर रहा है। ये वो पर्टिकुलर ईमेल है जो इन लोगों ने मीडिया हाउस को भेजा था। इसमें ऐसा प्रिटेंड किया था इन्होंने जैसे इंडिया का ही कोई ग्रुप है जिसका नाम है मुजाहिदीन हैदराबाद डेक्कन। तो अब इसके बाद होता क्या है कि रात में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी वो हरकत में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि NSG कमांडो भेजो। करीब जब से अटैक स्टार्ट हुआ था उसके 3 घंटे बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तो दिल्ली फोन करके वहां से हेल्प मांगी थी NSG कमांडो की। दूसरा मरीन कमांडो जो थे, जो महाराष्ट्र के थे, उनका एक बेस मुंबई के अंदर भी था,
उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहाँ पे भी चीजें आसानी से नहीं होती हैं। जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है, एनएसजी कमांडो तो एकदम से रेडी हो जाते हैं। 360 एनएसजी कमांडो जाने के लिए रेडी थे, लेकिन पता चलता है कि जो एयरक्राफ्ट है जिसमें इन कमांडो को लेके जाना है, वो एयरक्राफ्ट तो चंडीगढ़ में है, वो अवेलेबल ही नहीं है। अब इसके बाद 1 घंटा और लग जाता है ये सब सोचने में, और डिसाइड होता है कि पालम एयरपोर्ट है, वहां पे एक एयरक्राफ्ट रेडी है, उसको मंगा के एनएसजी को बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ये जो एयरक्राफ्ट था ये काफी छोटा था, इसमें सिर्फ 120 ही एनएसजी कमांडो जा सकते हैं। लेकिन बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि 360 की जगह 120 एनएसजी कमांडो जो है उनको ही इस एयरक्राफ्ट में बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। अब ये डिसाइड करने में कि इस एयरक्राफ्ट से जाना है, इस एयरक्राफ्ट के क्रू को रेडी करने में और फ्यूल रेडी करने में 2.5 घंटा और लग जाता है। अब इसके बाद इस एयरक्राफ्ट में 120 एनएसजी कमांडो बैठ के निकलते हैं। नॉर्मली ये जो रूट है इसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें भी पता नहीं क्या होता है कि इसमें भी 3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। और पहुंचना भी ऐसा नहीं कि ये सीधे टारगेट पे पहुंच गए थे, इतने घंटे में ये सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। अभी टारगेट पे जाने में और टाइम लगना था। तो जितने भी इशू मैंने आपको बताया, इसकी वजह से 7 से 8 घंटे से ज्यादा लग जाता है एनएसजी कमांडो को मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंचने पे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होके तीनों टारगेट पे पहुंचते हैं, और मरीन कमांडो जिनका बेस ऑलरेडी मुंबई में था, उनको भी 3 घंटे लग गए थे वहां पहुंचने में। और ये सारी की सारी डिटेल जो थी मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और आप अगर पाकिस्तान और इन आतंकियों की कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज से कितनी हेल्प हुई थी। सारी एक एक डिटेल भेजी जा रही थी कि कमांडो लेट हो गए, हेलीकॉप्टर यहाँ उतर रहा है, अभी कमांडो आया नहीं है, मरीन वाले यहाँ पे हैं। तो इनसे बहुत सारी डिटेल इनको पता चल गई थी। अब इसके बाद भी जो 3 लोकेशन थी, उनके मैप वगैरह ऑलरेडी रेडी होने चाहिए थे जब ये लोग आ रहे थे इस लोकेशन पे, लेकिन वो भी नहीं किए गए। तो एनएसजी कमांडो जब होटल ओबरॉय और ताज होटल पे पहुंचे तो इनके पास एंट्री एग्जिट का जो नक्शा होता है, सीसीटीवी रूम, इनमें से किसी का भी जो लेआउट था वो रेडी नहीं था। अब कायदा तो ये कहता है कि जब वो ट्रैवल करके आ रहे थे, फ्लाइट में थे, तभी ये सारी चीजें रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रेडी नहीं थी। जब ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद ये सब चीजें रेडी होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो आतंकी थे उनके पास इनसे ज्यादा डिटेल्स थी, लेकिन ये सारे डिले होने के बाद भी ये जो एनएसजी कमांडो थे ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर 2008 को अटैक किया था इन आतंकियों ने। 28 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे जो ओबरॉय होटल था, वहां पे सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो इन 2 आतंकियों को मार देती है। इसके बाद 28 नवंबर को रात में 8:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस नरीमन हाउस में जो 2 आतंकी थे उनको मार देती है। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में 29 नवंबर 2008 को करीब 60 घंटे लग गए थे इस पूरे प्रोसेस में। मॉर्निंग में करीब 9 बजे ताज होटल में जो 4 आतंकी थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस मार देती है। और हमारी तरफ से भी संदीप उन्नी कृष्णन जी और रिजर्व पुलिस फोर्स जवान राहुल शिंदे शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और ये जो पूरा मुंबई अटैक हुआ था इसमें 176 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वही ये वीडियो देख के फिर वही चीज़ सारी ज़हन में आ गई। हमने जो मूवी देखी थी उसमें भी सेम जो इन्होंने नितेश ने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उसी के बारे सारी वो उन्होंने मूवी बनाई हुई थी, और वो देख के भी बहुत ज़्यादा जो है हम डिप्रेस हुए थे। एक दफ़ा तमाम वो बातें दोबारा दिमाग में आ जाती हैं, ठीक है, कि कितना मुश्किल रहा होगा वो टाइम उन लोगों पे जिनका कोई कसूर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऐसी हरकत तो कसूर वालों के साथ नहीं की जाती, जिनका कोई फॉल्ट हो उनके साथ नहीं की जाती। आप बेगुनाह लोगों के साथ कर रहे हो, क्या ही मिला ऐसा करके, ठीक है। वैसे वही बात है, एक तो इनकी ब्रेन वॉशिंग कि उनको ये लगा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने भी बताया कि जब वो गोलियां चला रहा था ये कसाब अजमल जो अजमल कसाब वो हंस रहा था। तो देखो ना, ये तो डेविलिश माइंड है ना कि जो आपको बता दिया गया है, आपका दिमाग खुद का कुछ है नहीं है, और फिर आप क्या गुनाह कर रहे हो आपको ये भी नहीं अंदाजा, आपको ये भी नहीं पता, ठीक है। और फिर जब वो 26/11 की जो मूवी है वो आप देखो तो उसके अंदर अजमल कसाब की बातें बताई हुई है कि जो उसने बातें की थी पुलिस के साथ, ठीक है। तो किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है उस बंदे का, पता नहीं क्यों करते हैं यार। अपने हमसायों को भाई सुकून से जी लेने दो, ठीक है। उसी का ही नतीजा है कि आज को हमें भी तंगियां हो रही हैं। बलूचिस्तान का क्या हाल हो रहा है वो सभी जानते हैं, ठीक है। हमारे पूरी कंट्री का क्या हाल हो रहा है पूरी दुनिया जानती है। तो भाई ये कारमा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे कल को आपको उसी में ही गिरना है, ठीक है। ये घूम के वापस आता ही आता है। हम लोग क्या छोड़ते हैं कि जी तुझे अल्लाह पूछेगा, तुझे ऊपर वाला पूछेगा। भाई उसने आपको दुनिया में जो आपने गुनाह किए हैं और दुनिया में किसी के साथ गलत किया है ना, वो इसी में भुगत के जाना है। ऊपर वाले को तो आपने उसका जवाब देना है ना जो उसने आपके ऊपर फर्ज किया हुआ है, रोजा हज ज़कात नमाज ये चीज़ का। बाकी जो लोगों के साथ जुल्म किया है वो आप इधर ही भर के जाओगे। बिल्कुल।
सो यार वीडियो मैं पहले जैसे वीडियो रोक के भी बोला था कि नितिश भाई ने काफ़ी वो डिटेल से बताया हुआ है, क्योंकि मूवी जो स्टार्ट होती है वो मुंबई जो है मुंबई सी है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, उसकी पहले की इंटेल नहीं थी उसके अंदर। सो वीडियो बहुत अच्छी थी यार, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी वीडियो अगर डिटेल से देखना चाहें दोबारा से बड़ी स्क्रीन पे तो उधर जाके देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।